प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज भारत का भूगोल के बारे में आज अति महत्वपूर्ण 125 प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला विकल्प है 5वां, दूसरा विकल्प है 7वां, तीसरा विकल्प है 8वां और चौथा विकल्प है 10वां। तो फ्रेंड्स, बी विकल्प सही हो जाएगा, विश्व में 7वां स्थान है। फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। तो पहला विकल्प है 2.43%, दूसरा विकल्प है 3.43%, तीसरा विकल्प है 3.73% और चौथा विकल्प है 4.21%। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, 2.43 विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत का प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु और तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तटीय वाला सर्वाधिक होता है गुजरात। सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। तो पहला विकल्प है सियाचिन, दूसरा विकल्प है इंदिरा कॉल, तीसरा विकल्प है कारगिल और चौथा विकल्प है इंदिरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इसमें इंदिरा कॉल हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा और दक्षिणतम बिंदु जो होता है इंदिरा पॉइंट होता है और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प है 14,200 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 15,200 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 16,200 किलोमीटर और चौथा विकल्प है 17,200 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो पहला विकल्प है 8 राज्य, दूसरा विकल्प है 9 राज्य, तीसरा विकल्प है 10 राज्य और चौथा विकल्प है 11 राज्य। तो फ्रेंड्स, बी विकल्प सही हो जाएगा, 9 राज्य लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितना किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प है 3,000 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 3,100 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 3,214 किलोमीटर और चौथा विकल्प है 3,300 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, सी विकल्प सही हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ और चौथा विकल्प है बिहार। तो फ्रेंड्स, 82.5 पूर्वी देशांतर बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है म्यांमार और चौथा विकल्प है बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ से है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। तो पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प 7 और चौथा विकल्प है 8। तो फ्रेंड्स, इसमें सी
विकल्प सही हो जाएगा, 7 देशों से लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ड्यूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत चीन, दूसरा विकल्प है भारत पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है भारत अफगानिस्तान और चौथा विकल्प है भारत बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स ड्यूरंड लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला विकल्प है 7 राज्य, दूसरा विकल्प है 8 राज्य और तीसरा विकल्प है 9 राज्य और चौथा विकल्प है 10 राज्य। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो पहला विकल्प है कन्याकुमारी, दूसरा विकल्प है विशाखापट्टनम और तीसरा विकल्प है त्रिवेंद्रम और चौथा विकल्प है कोची। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका, दूसरा विकल्प है भारत मालदीव, तीसरा विकल्प है भारत बांग्लादेश, चौथा विकल्प है भारत इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स यह पहला विकल्प सही हो जाएगा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, पहला विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है सिक्किम, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स किस राज्य से चीन से नहीं लगती है? तो गुजरात राज्य जो है चीन से नहीं लगती है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प है आसाम, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा और चौथा विकल्प है मिजोरम। तो फ्रेंड्स मिजोरम राज्य म्यांमार जो होती है मिजोरम राज्य से मिलती है, तो डी विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो पहला विकल्प है सिक्किम, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है मेघालय। तो फ्रेंड्स चौथा विकल्प सही हो जाएगा, मेघालय राज्य में है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? पहला विकल्प है कावर्ती एवं मिनिकॉय, दूसरा है अंडमान व निकोबार, तीसरा विकल्प है इंडोनेशिया और भारत, चौथा विकल्प है लक्षद्वीप व मालाबार। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है? तो पहला विकल्प है कोको द्वीप एवं कार निकोबार को, दूसरा विकल्प है कोको द्वीप व मध्य अंडमान को, तीसरा विकल्प है कोको द्वीप एवं ग्रेट निकोबार को और चौथा विकल्प है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। तो फ्रेंड्स जो कोको जल संधि है चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कोको द्वीप और वह उत्तरी अंडमान से है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? पहला विकल्प है 11%, दूसरा है 18%, तीसरा है 28% और चौथा विकल्प है 43%। तो फ्रेंड्स भारत का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग जो मैदानी होता है चौथा विकल्प सही हो गया, 43% भाग होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो पहला प्रश्न है 4 भाग, दूसरा
दूसरा प्रश्न है 5 भाग और तीसरा है 6 भाग और चौथा है 7 भाग। तो फ्रेंड्स यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 6 भाग है भौतिक संरचना के हिसाब से। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो पहला विकल्प है काराकोरम और दूसरा विकल्प है लद्दाख और तीसरा विकल्प है जास्कर और चौथा विकल्प है पीर पंजाल। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, काराकोरम का भाग है गाडविन ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? तो पहला विकल्प है ट्रांस हिमालय, दूसरा विकल्प है हिमाद्री हिमालय और तीसरा विकल्प है हिमाचल हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय से लगी है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला विकल्प है नंदा देवी, दूसरा है नाम चाबरवा और तीसरा विकल्प है कंचनजंगा और चौथा विकल्प है एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कंचनजंगा है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? तो पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है भूटान, तीसरा विकल्प है चीन और चौथा विकल्प है नेपाल। तो फ्रेंड्स जो है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की नवीनतम भाग है? पहला विकल्प है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है हिमाचल हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की नवीनतम भाग जो पर्वत श्रृंखला है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? पहला विकल्प है भाबर, दूसरा है खादर, तीसरा है तराई और चौथा है बांगर। तो फ्रेंड्स भाबर हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? पहला विकल्प है हिमाचल हिमालय, दूसरा है शिवालिक हिमालय और तीसरा है हिमाद्री हिमालय और चौथा है ट्रांस हिमालय। तो फ्रेंड्स हिमाचल हिमालय का ये क्षेत्र है, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पहला विकल्प है 5000 मीटर, दूसरा विकल्प है 6000 मीटर और तीसरा विकल्प है 6500 मीटर और 7000 मीटर। तो फ्रेंड्स बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो होती है 6000 मीटर की होती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा विकल्प है पश्चिमी घाट और तीसरा विकल्प है पूर्वी घाट और चौथा विकल्प है अरावली श्रेणी। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो होती है अरावली श्रेणी होती है, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला विकल्प है गुरु शिखर, दूसरा विकल्प है धूपगढ़ और तीसरा विकल्प है काल सुबाई और चौथा विकल्प है दो वेटा है। तो फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो होती है गुरु शिखर होती है, पहला विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो पहला विकल्प है अरावली, दूसरा विकल्प है सतपुड़ा और तीसरा विकल्प है हिमालय और चौथा है पश्चिमी घाट है। तो फ्रेंड्स यह सतपुड़ा
श्रृंखला ब्लॉक का पर्वत का उदाहरण है। तो बी विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहला है गुरु शिखर, दूसरा विकल्प है दो दो बेटा और तीसरा विकल्प है धूपगढ़ और चौथा विकल्प है कालू सुबाई। तो फ्रेंड्स इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। धूपगढ़ जो क्या है सतपुड़ा श्रेणी की भाग है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। पहला है सतपुड़ा और दूसरा है मैकाल, तीसरा है नीलगिरी, चौथा विकल्प है शिवालिक। तो फ्रेंड्स इसमें मैकाल जो है अमरकंटक पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला विकल्प है अमरकंटक से, दूसरा विकल्प है धूपगढ़ और तीसरा विकल्प है गुरु शिखर और चौथा विकल्प है कालसुबाई। तो सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से तक है। तो पहला विकल्प है नर्मदा से गोवा तक, दूसरा विकल्प है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, तीसरा विकल्प है सूरत से कोची तक और चौथा विकल्प है नासिक से कन्याकुमारी तक। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है इसका विस्तार। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो पहला विकल्प है थाल घाट, दूसरा विकल्प है भोर घाट, तीसरा विकल्प है पाल घाट और चौथा है सोनकोटक। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। थाल घाट जो है जो नासिक एवं मुंबई के बीच का दर्रा है, यानी पहला विकल्प थाल घाट होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है। पहला विकल्प है तिरुअनंतपुरम एवं मदुरई को, दूसरा विकल्प है कोयम्बटूर एवं कोची, तीसरा विकल्प है नासिक एवं मुंबई, चौथा विकल्प है मुंबई एवं पुणे। तो फ्रेंड्स इसमें मुंबई एवं पुणे हो जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा इसमें 38 का। अगला प्रश्न को देखते हैं कि कोयम्बटूर एवं कोची के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है। पहला विकल्प है 580 मीटर, दूसरा विकल्प है 630 मीटर और तीसरा विकल्प है 305 मीटर और चौथा विकल्प है 280 मीटर। तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कोयम्बटूर एवं कोची के बीच जो पाल घाट की ऊंचाई होती है 305 मीटर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक और तीसरा विकल्प है केरल, चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है। तो पहला विकल्प है 2435 मीटर, दूसरा विकल्प है 2565 मीटर, तीसरा विकल्प है 2637 मीटर और चौथा विकल्प है 2737 मीटर। तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 2637 मीटर है, सी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पहला विकल्प है डोडा बेटा, दूसरा विकल्प है अन्नामोड़ी और तीसरा विकल्प है कालसुबाई और चौथा विकल्प है कुद्रेमुख। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा अन्नामोड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। बी विकल्प सही होगा, अन्नामोड़ी होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है। तो पहला विकल्प है कोरोमंडल तट, दूसरा है गोलकुंडा तट, तीसरा है उत्तरी सरकार और चौथा है मालाबार तट। तो फ्रेंड्स
पहला विकल्प सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट का बीच कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला विकल्प है मालाबार तट, दूसरा विकल्प है कोकर तट और तीसरा विकल्प है कन्नड़ तट और चौथा विकल्प है कोरोमंडल तट। तो फ्रेंड्स कोकर तट जो होता है भारत के पश्चिमी तट गुजरात से गोवा तक का नाम जाना जाता है कोकर तट। फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला विकल्प है माउंट हैरियट, दूसरा है बैरन, तीसरा विकल्प है माउंट मैकिनले और चौथा विकल्प है सैंडल पीक। तो फ्रेंड या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो होती है सैंडल पीक होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है। तो पहला है नारकोडम, दूसरा है लिटिल अंडमान और तीसरा विकल्प है साउथ अंडमान और चौथा विकल्प है बैरन। तो फ्रेंड्स भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो होता है बैरन द्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। तो पहला विकल्प है खादर, दूसरा विकल्प है बांगर और तीसरा विकल्प है भावर और चौथा विकल्प है तराई। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। भाभर जो होता है 48 का सी नंबर सही है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि 49 नंबर कह रहा है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है खादर, दूसरा विकल्प है बांगर, तीसरा विकल्प है भावर और चौथा विकल्प है तराई। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो क्या कहलाती है खादर कही जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 50 नंबर देखते हैं कि बर्निहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है सिक्किम, चौथा विकल्प है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा और काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 51 प्रश्न कर रहा है कि मान नीति और लिपुलेख दरों के भारत के किस राज्य में अव्यवस्थित है। तो पहला विकल्प है सिक्किम, दूसरा विकल्प है मणिपुर, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। मान दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नाथुला और जोपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मणिपुर में, उत्तराखंड में कि सिक्किम कि हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स सिक्किम राज्य में जो है नाथुला दर्रा और जोपला दर्रा जो है स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा सिक्किम में। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे होता है। पहला विकल्प है बालू अटालिकाओं से निर्मित, दूसरा विकल्प है दादरी एवं उद्भवन से, तीसरा विकल्प है ज्वालामुखी क्रिया से और चौथा विकल्प है प्रवाल निर्मित से। तो फ्रेंड्स चौथा विकल्प सही हो जाएगा प्रवाल निर्मित से। 53 का डी सही होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा
किस कारण से होती है? तो पहला विकल्प है मानसून से, दूसरा विकल्प है लौटता मानसून से, और तीसरा विकल्प है पश्चिमी विक्षोभ से, और चौथा विकल्प है चक्रवात से। तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा जो होती है लौटता हुआ मानसून के द्वारा होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। और अगला प्रश्न को देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला विकल्प है काल बैसाखी, दूसरा विकल्प है काफ़ी वर्षा, तीसरा विकल्प है नार्वेस्टर, और चौथा विकल्प है आम्र वर्षा। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 56 प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो पहला विकल्प है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दूसरा विकल्प है पश्चिमी विक्षोभ से, तीसरा विकल्प है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, चौथा विकल्प है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो फ्रेंड्स या दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा, 56 का डी सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है केरल, और चौथा विकल्प है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही है, केरल राज्य से सबसे पहले मानसून भारत में प्रवेश करता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, केरल राज्य से। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो पहला विकल्प है शीत ऋतु, दूसरा विकल्प है शरद ऋतु, तीसरा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु, और चौथा विकल्प है बसंत ऋतु। तो फ्रेंड्स ये बी विकल्प सही हो जाएगा, शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स शरद ऋतु हो जाएगा, 58 में बी सही होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है केरल, और तीसरा विकल्प है कर्नाटक, चौथा विकल्प है गोवा। तो फ्रेंड्स या इसमें हो जाएगा सी विकल्प सही होगा, कर्नाटक में जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यह सी विकल्प सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि झेलम, ब्यास, जास्कर, गोगल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा विकल्प है सिंधु नदी, तीसरा विकल्प है गंगा नदी, और चौथा विकल्प है गोदावरी नदी। तो यह झेलम, ब्यास और जास्कर जो होती है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो पहला विकल्प है सतलज, दूसरा विकल्प है सिंधु, तीसरा विकल्प है ब्यास, और चौथा विकल्प है चेनाब। तो फ्रेंड्स चेनाब नदी जो क्या होती है चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो पहला विकल्प है भागीरथी, दूसरा विकल्प है पद्मा, तीसरा विकल्प है अलकनंदा, और चौथा विकल्प है जमुना। तो गंगा नदी जो अपने उद्गम स्थल के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाती है? तो पहला विकल्प है सांगपो नदी, दूसरा विकल्प है भागीरथी, और तीसरा विकल्प है पद्मा, चौथा विकल्प है जमुना। तो फ्रेंड्स यह पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। सी विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सी विकल्प सही होगा 64 में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि दामोदर और कंटक नदियाँ
किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला विकल्प है सोन नदी, दूसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा विकल्प है सिंधु नदी और चौथा विकल्प है गंगा नदी। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी, दामोदर और कंटक नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो पहला विकल्प है सतलुज नदी और दूसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा विकल्प है गंगा नदी और चौथा विकल्प है चेनाब नदी। तो फ्रेंड्स, तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ? पहला विकल्प है दिबांग तथा लोहित, दूसरा विकल्प है मानस तथा सुबर्णशिरी और तीसरा विकल्प है दिबांग तथा धनश्री, चौथा विकल्प है मानस तथा लोहित। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा कि दिबांग तथा लोहित जो क्या है पासी घाट के दो नदियों के मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पहला विकल्प है गोदावरी नदी, दूसरा विकल्प है महानदी, तीसरा विकल्प है कावेरी नदी और चौथा विकल्प है नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स, अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी है। डी विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला विकल्प है गंगा नदी, दूसरा विकल्प है कावेरी नदी, तीसरा विकल्प है गोदावरी नदी, चौथा विकल्प है कृष्णा नदी। तो फ्रेंड्स, इसमें सी सही हो जाएगा। गोदावरी नदी जो क्या होती है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होती है। सी विकल्प सही होगा, गोदावरी नदी है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि बेनगंगा तथा प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला विकल्प है गोदावरी नदी, दूसरा विकल्प है कृष्णा नदी, तीसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा विकल्प है कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प सही हो जाएगा। गोदावरी नदी जो होती है बेनगंगा तथा प्राणहिता की सहायक यानी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो पहला विकल्प है नासिक का त्र्यंबक पठार, दूसरा विकल्प है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तीसरा विकल्प है सह्याद्री की महाबलेश्वर पहाड़ी और चौथा विकल्प है विंध्याचल का अमरकंटक से। तो फ्रेंड्स, बी विकल्प सही हो जाएगा, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो बी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो पहला विकल्प है ताप्ती नदी, दूसरा विकल्प है यमुना नदी, तीसरा विकल्प है नर्मदा नदी और चौथा विकल्प है गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो क्या होती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, नर्मदा नदी होगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एचुअरी बनाती है? तो पहला विकल्प है महानदी, दूसरा विकल्प है सतलज और तीसरा विकल्प है ताप्ती और चौथा विकल्प है ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स, यह चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ताप्ती नदी जो क्या होती है एचुअरी नदी बनाती है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि चंबल, चेनाब, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला विकल्प है सोन नदी, दूसरा विकल्प है कंटक, तीसरा विकल्प है यमुना और चौथा विकल्प है झेलम। तो फ्रेंड्स, इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। यमुना नदी जो है
चंबल, सिंध और बेतवा किन नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। तो पहला विकल्प है कोसी नदी, दूसरा विकल्प है सोन नदी, तीसरा विकल्प है कंटक और चौथा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स इसमें सी सही हो जाएगा। कंटक नदी जो क्या होती है नेपाल के शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की मीठे पानी की झील यानी वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है सिक्किम और तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो फ्रेंड्स वुलर झील जो है, खारे पानी की झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि केबू लामजाओ नामक एक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला विकल्प है केरल और दूसरा विकल्प है मणिपुर, तीसरा विकल्प है सिक्किम और चौथा विकल्प है मिजोरम। तो फ्रेंड्स यह मणिपुर राज्य में एक तैरता हुआ जो पार्क जो लोकटक झील में स्थित है, केबू लामजाओ नामक पार्क जो है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो पहला विकल्प है राणा प्रताप सागर, दूसरा विकल्प है जवाहर सागर, तीसरा विकल्प है गोविंद बल्लभ पंत सागर और चौथा विकल्प है गांधीनगर। तो फ्रेंड्स यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है एक कृत्रिम, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि केलरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा पहला विकल्प जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है। तो पहला है काली मिट्टी का, दूसरा है लाल मिट्टी का, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लेटराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी की अधिकता जो पोटास की बहुलता होती है, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। पहला विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा विकल्प है काली मिट्टी, तीसरा विकल्प है लाल मिट्टी और चौथा विकल्प है लेटराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स कपास के लिए खेती के लिए काली मिट्टी अवश्य यानी उपयुक्त होती है, बी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है इलायची और काजू के लिए। तो पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी और तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी जो क्या होती है इलायची और काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है पंजाब, चौथा विकल्प है हरियाणा। तो केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो पहला विकल्प है 1965-66, दूसरा विकल्प है 66 से 67, तीसरा विकल्प है 67 से 68 और चौथा विकल्प है 68 से 69। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, 66 से 67 जो क्या होगा भारत में हरित क्रांति के शुरुआत हुआ। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है गुजरात,
और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प जो सही हो जा लवंग के लिए केरल राज्य सबसे अग्रणी है और साक्षरता दर में अग्रणी राज्य जो है केरल राज्य है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है। तो पहला है संघ सूची, दूसरा विकल्प है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा जो है अवशिष्ट सूची। तो फ्रेंड्स ये राज्य सूची यानी कृषि जो होती है राज्य सूची के अंतर्गत होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं। पहला है राई, दूसरा है उड़द, तीसरा है मूंग और चौथा विकल्प है ये सभी। तो फ्रेंड्स यह तीनों विकल्प सही यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। राई भी, उड़द और मूंग जो है जायद की फसलें हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है। पहला विकल्प है कपास, दूसरा विकल्प है जूट और तीसरा विकल्प है पटुआ और चौथा विकल्प है तंबाकू। तो रेशेदार फसल नहीं है, कपास जूट और पटुआ जो है रेशेदार फसल है, तंबाकू रेशेदार नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। 88 का डी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो पहला विकल्प है 1982-83 में और दूसरा विकल्प है 1983-84 में और तीसरा विकल्प है 85-86 में और चौथा विकल्प है 86-87 में। तो फ्रेंड्स या बी विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो पहला विकल्प है गेहूं चावल, दूसरा विकल्प है मोटे अनाज, तीसरा विकल्प है दलहन और चौथा विकल्प है पशुपालन। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो हुआ था गेहूं और चावल पर हुआ था। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो पहला विकल्प है पश्चिमी जर्मनी से, दूसरा विकल्प है ब्रिटेन से, तीसरा विकल्प है सोवियत संघ से और चौथा विकल्प है कनाडा से। तो फ्रेंड्स सोवियत संघ से जो क्या होगा भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला विकल्प है मध्य प्रदेश के कोरबा में, दूसरा विकल्प है उड़ीसा के हीराकुंड में और तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल के जेके नगर में और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल के बेरुल में। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल के जेके नगर में हुआ था। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। तो पहला विकल्प है पश्चिमी जर्मनी और दूसरा विकल्प है यूएसए और तीसरा विकल्प है सोवियत संघ और तीसरा विकल्प है ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स सोवियत संघ में वर्ष 1968 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था सोवियत संघ में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है केरल और तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, चौथा विकल्प है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। तमिलनाडु में अव्यवस्थित है सलेम इस्पात संयंत्र। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो पहला विकल्प है कुआं, दूसरा विकल्प है नहर, तीसरा विकल्प है बांध और चौथा विकल्प है तालाब। तो फ्रेंड्स इसमें डी विकल्प जो सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है
तालाब से है। डी 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 विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो पहला विकल्प है महानदी, दूसरा विकल्प है सतलुज और तीसरा विकल्प है नर्मदा, चौथा विकल्प है कावेरी नदी। तो भाखड़ा नांगल जो है पहला, इसमें से पहला दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सतलुज नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स या बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो पहला विकल्प है झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा विकल्प है सोन और चौथा विकल्प है चंबल। तो फ्रेंड्स इसमें चेनाब नदी पर क्या है, बगलिहार परियोजना है, चेनाब नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है। पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और तीसरा विकल्प है तमिलनाडु, चौथा विकल्प है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तमिलनाडु में होती है तालाब से अधिक सिंचाई भारत में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। पहला विकल्प है झेलम, दूसरा विकल्प है चेनाब, तीसरा विकल्प है ब्यास और चौथा विकल्प है सतलज नदी। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प इसमें से सही हो जाएगा, झेलम नदी। तो फ्रेंड्स पहला है। और 100 प्रश्न को अब देखते हैं कि माता टीला परियोजना किस नदी पर अव्यवस्थित है। तो पहला विकल्प है चंबल, दूसरा है विकल्प है शरावती और तीसरा विकल्प है सोन नदी और चौथा विकल्प है बेतवा नदी। तो फ्रेंड्स यह माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर अव्यवस्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश सतलज, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र गोदावरी, तीसरा विकल्प है हरियाणा सतलज और चौथा विकल्प है केरल पेरियार। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और सतलज। 101 का पहला विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र का आधुनिक मिल स्थापित किया गया था। तो पहला विकल्प है केरल कोलकाता और दूसरा विकल्प है बम्बई, तीसरा विकल्प है अहमदाबाद और चौथा विकल्प है कानपुर। तो फ्रेंड्स 1818 में कलकत्ता में पहला सूती वस्त्र आधुनिक मिल स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है कलकत्ता और चौथा विकल्प है अमृतसर। तो फ्रेंड्स उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 104 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है। पहला विकल्प है जूट उद्योग के लिए, दूसरा विकल्प है चीनी उद्योग के लिए, तीसरा विकल्प है कागज उद्योग के लिए और चौथा विकल्प है रेल उपकरण के लिए। तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 105 प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। पहला विकल्प है हैदराबाद के बेगमपेट में, तमिलनाडु के रानीपेट में और उत्तर प्रदेश के कानपुर में और डी विकल्प है गुजरात के सूरत में। तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के रानीपेट में पहला फास्फेट उर्वरक किया है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि जलयान निर्माण का पहला कारखाना
वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? पहला विकल्प है सूरत, दूसरा विकल्प है पारादीप, तीसरा विकल्प है विशाखापट्टनम और चौथा विकल्प है गोवा। तो फ्रेंड्स इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 107 प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है कोलकाता, दूसरा विकल्प है मुंबई, तीसरा विकल्प है चेन्नई और चौथा विकल्प है कोची। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु और चौथा विकल्प बिहार है। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, कर्नाटक जो है कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स 109 प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? मूंग के रेशम में, टसर के रेशम में, एरी के रेशम में और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही होगा, मूंगा रेशम के से है। तो फ्रेंड्स 110 प्रश्न को देखते हैं कि विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला विकल्प है कि पहला, दूसरा विकल्प में दूसरा, तीसरा विकल्प में तीसरा और चौथा विकल्प में चौथा है। तो विश्व में लौह उत्पादन में भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। तो 110 का चौथा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स यह बी विकल्प सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और तीसरा विकल्प है कर्नाटक, चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा, कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला विकल्प है तीसरा, दूसरा विकल्प है चौथा, तीसरा विकल्प है पांचवा और चौथा विकल्प है छठवां। तो फ्रेंड्स यह विश्व में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। तो 113 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पहला विकल्प है छत्तीसगढ़, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है कि कर्नाटक। तो फ्रेंड्स राजस्थान चांदी के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान स्थित खेतड़ी की खान किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है तांबा, दूसरा विकल्प है अवरक, तीसरा विकल्प है यूरेनियम और चौथा विकल्प है जस्ता। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नामचीक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है झारखंड और तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है उड़ीसा राज्य। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश जो क्या है नामिक और नामरूप कोयला क्षेत्र के भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स पहला इसमें विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश के कुल सड़कों
की कितने प्रतिशत है? पहला विकल्प है 2%, दूसरा विकल्प है 4%, तीसरा विकल्प है 6% और चौथा विकल्प है 8%। तो भारत में राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई देश के सड़कों के 2% है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 117 का पहला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है? NH40, NH42, NH44 और NH46। तो फ्रेंड्स इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। NH44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये इससे पहले NH7 इसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला विकल्प है 45A और दूसरा विकल्प है 548A और तीसरा विकल्प है 47A और चौथा विकल्प है 503A। तो फ्रेंड्स इसमें सी विकल्प सही होगा, 47A जो क्या होगा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के राज्य महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है कि कुल लंबाई कितनी है? पहला विकल्प है 5,646 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 5,760 किलोमीटर और तीसरा विकल्प है 5,846 किलोमीटर और चौथा विकल्प है 5,860 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स या इसमें 5,846 किलोमीटर है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र, चौथा विकल्प है केरल राज्य। तो फ्रेंड्स भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो होता है केरल राज्य में होता है। फ्रेंड्स पहला विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा, केरल राज्य में है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है तमिलनाडु है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र जो है सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान है, जो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में। तो फ्रेंड्स वर्ष 1950 में भारत का रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 123 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? पहला विकल्प है राजधानी एक्सप्रेस, दूसरा विकल्प है तेजस एक्सप्रेस और तीसरा विकल्प है वंदे भारत एक्सप्रेस और चौथा विकल्प है विवेक एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा कि वंदे भारत जो है सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, इसमें से सी विकल्प सही हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी दूरी करने वाली ट्रेन कौन सी है? पहला विकल्प है हिमसागर एक्सप्रेस, दूसरा विकल्प है कालका मेल, तीसरा विकल्प है गतिमान एक्सप्रेस और चौथा विकल्प है विवेक एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स या इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, जो या बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण 120 प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम,
धन्यवाद। तो